नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात के दौरान देशवासियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने उनके कार्यक्रम से मुख्यमंत्री धामी देहरादून से जुड़े सीएम धामी के साथ दिव्यांग छात्र छात्राएं भी मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। पीएम ने मन की बात के दौरान उन कंपनियों का भी जिक्र किया जो वेस्ट मटेरियल का निस्तारण करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसमें उत्तराखंड की एक कंपनी के काम का भी जिक्र किया गया, उसकी तारीफ की गई। बेंगलुरु की ई परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसी तरह मुंबई में काम कर रही इकोरिको ने मोबाइल ऐप से ई वेस्ट को कलेक्ट करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट्स हासिल किए हैं। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। भोपाल में मोबाइल ऐप और वेबसाइट कबाड़ीवाला के जरिए टनों ई वेस्ट एकत्र किया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। इधर देहरादून के रायवाला में भाजपा की 2 दिन की कार्य समिति की शुरुआत हो गई है। 2 दिन की बैठक के दौरान पार्टी के आगामी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया जाएगा। कार्य समिति में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होने पहुंचे। दुष्यंत गौतम ने कहा कि पार्टी को और कैसे मजबूत करना है, इस पर भी चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एक रूटीन बैठक होती है। जब केंद्र की कार्यकारिणी की बैठक होती है उसके 15 दिन में करनी होती है। जो कार्य केंद्र के द्वारा मिले होते हैं, कुछ प्रांतों के कार्य होते हैं, सभी कार्यक्रमों पे चर्चा होगी। पुराने जो कार्यकारिणी हुई थी उसके प्रस्ताव पर समीक्षा होगी, वो पास होगा और नए की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे आज उत्तराखंड अपने विकास की चरम सीमा की ओर जा रहा है। लगातार सेवा के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, उन कार्यों की भी समीक्षा होगी। 2024 आ रहा है, 2024 के अंदर हमने जैसे पिछली बार एक कीर्तिमान बनाया था, सारी की सारी सीटें जीती थी, उन लोकसभा की सीटों के लिए भी कुछ ना कुछ संकल्प लिए जाएंगे। देखा आपने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को, सुना आपने। अब हम आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं जहां पर ये कार्य समिति की बैठक हो रही है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। विनोद, ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अभी हम दुष्यंत गौतम को सुन रहे थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जोशीमठ की आपदा के बाद, इस संकट के सामने आने के बाद रूलिंग पार्टी की बैठक देहरादून में हो रही है, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और क्या चर्चा हो सकती है वहां पर? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, चर्चा तो काफ़ी होगी और अगला जो साल होगा यानी 1 साल के कार्यक्रम इस पूरी बैठक में तय किए जाएंगे। कई ऐसे सत्र हैं जिसमें बैठकें होंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की कई ऐसे बैठकें हैं जिसमें तमाम रणनीति तय होगी। और जिस तरीके से अभी धामी सरकार के जो मंत्री हैं उनके कामकाज की समीक्षा भी इस बैठक में होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है। आज 2 दिवसीय ये बैठक देहरादून के रायवाला में आज से शुरू हुई है। तमाम एजेंडे, लोकसभा हो या आगामी स्थानीय निकाय चुनाव हो, ऐसे कई राजनीतिक एजेंडे इसमें रहेंगे जिन पर चर्चा होगी और किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी हैं। किस तरीके के एजेंडे इस बैठक में चौहान जी रहेंगे, क्योंकि जोशीमठ आपदा के बाद में एक बड़ी बैठक कार्य समिति की हो रही है, क्या क्या मुख्य एजेंडे हैं? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रदेशों में 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठकें भी होना सुनिश्चित हुई हैं। इसी के तहत हमारी जो केंद्र की जो हमारी जो बैठक हुई, उस बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए उनको यहाँ पर प्रदेश के द्वारा उसको मंडल स्तर तक उसको पहुँचाने का जो काम होगा, उस जो संदेश ऊपर हमारे केंद्रीय नेतृत्व का होगा उसको पहुँचाने के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसके साथ ही हमारे जो ये 2 दिवसीय बैठक है, आज हमारे पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होना सुनिश्चित है। इस बैठक में हमारे जो पहले दिन
प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे और प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उसका एजेंडा वो आगे तय करने वाले हैं। और इसी प्रकार से कल हमारी 10 बजे से हमारी बैठक का उद्घाटन सत्र होना है और आगे 2-3 सत्रों में जो बैठक संपन्न होगी। देखिए दूसरी तरफ की तस्वीरें हम दिखाएं और जिस तरीके से यहाँ पर चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर अन्य जो भी सांसद है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। अभी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य समिति की बैठक है और जिस तरीके से जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो धामी सरकार के मंत्रीगण हैं उनके कामकाज की समीक्षा भी इस पूरी बैठक में होंगी। आप देख पा रहे हैं कि 2 दिन तक अलग अलग जो सत्र होंगे बैठकों के, उसमें सभी जो राजनीतिक एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर जीत दर्ज करनी है, वो भी मुख्य एजेंडा इस बैठकों का है। आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से स्वागत सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सांसदों का या फिर जो भी अब तक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है। यानी 2 बजे ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद कई ऐसे सत्र हैं जिसमें युवा मोर्चा हो, टोली हो या फिर अन्य प्रकार जितनी भी बैठकें हैं क्रम वाइज ये बैठक होंगी। और दूसरी तरफ देखिए सभी जो यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता हैं, अब बैठकों का दौर राजेंद्र यहाँ पर शुरू होगा और एजेंडा साफ तौर पर यही कि 2024 में लोकसभा की जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर किस तरीके से वो काम करे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से आप देखते हैं ये आज महत्वपूर्ण कार्य समिति की बैठक शुरू हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कार्य समिति की बैठक हमारी हर वर्ष में हर तीसरे महीने में होती है और संगठन का विस्तार है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हम शक्ति के अंदर पन्ना प्रमुखता के काम को विस्तार करेंगे। अनेकों राजनीतिक विषय हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी उपलब्धियों को तो बूथ तक पहुंचाने का हमारा रहेगा। सर, क्या जैसे दुष्यंत गौतम जी ने भी कहा कि मंत्रियों के भी कामकाज का ब्यौरा यहाँ पर आज सब प्रकार के विषय आएंगे, कार्यकर्ताओं की द्वारा जो विषय राजनीतिक क्षेत्र के विषय वो भी रहेंगे, मंत्रियों के जो कार्य पद्धति है, मंत्रियों द्वारा जो काम किए गए विभिन्न विभागों के जो कार्य हैं वो सारा विषय कार्यकर्ताओं के बीच में रखे जाएंगे। लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय के को भी लेकर क्या रणनीति? हमने कहा ना, पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र तक की हमारी रचना का विस्तार हम लोग करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आगामी दिनों में नगर निगम के चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए व्यापक रणनीति इस कार्य समिति में बनेगी। राजेंद्र, जी रणनीति बिल्कुल। आई बात प्रदेश उन्होंने जो कुछ कहा, विनोद हमने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना, वो कह रहे हैं कि रणनीति बनाई जाएगी, हर 3 महीने पर होती है। इधर जोशीमठ आपदा का असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में अस्थायी शिविर बनाए गए और इनमें राहत और बचाव कर्मियों से लेकर सुरक्षा कर्मी और प्रभावित लोग रह रहे हैं। मगर स्कूल खुलने वाले हैं और ऐसे में सवाल यह है कि इन लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। अभी तक प्रशासन इसकी रणनीति नहीं बना पाया है। लोगों को स्कूलों में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब स्कूल खुलने वाले हैं तो अब लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा, स्कूल कैसे चलेंगे, इसकी कोई रणनीति नहीं बनी है। और एक बड़ी अपडेट हल्द्वानी से, रेलवे भूमि का सीमांकन शुरू हो गया है। जी, जिला प्रशासन, रेलवे और नगर निगम के अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे की भूमि का सीमांकन शुरू किया गया है। सीमांकन के दौरान पर्याप्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को रेलवे प्रकरण में सुनवाई होनी है। 7 फरवरी तक स्टे किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 7 फरवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे 1 हफ्ता पहले ही रेलवे की भूमि का सीमांकन शुरू हो गया है। उधर जोशीमठ के आपदा प्रभावित एक परिवार के सामने भी नई मुश्किल खड़ी हो गई है। चंडी प्रसाद नाम के शख्स के घर पर प्रशासन ने लाल निशान लगा रखा है और उसे खतरे की जद में माना है, मगर अब प्रशासन कह रहा है कि उनका मकान माइनर कैटेगरी में है। शुक्रवार की रात मकान का पिलर गिर गया। गनीमत रही कि इस मकान में फिलहाल कोई रह नहीं रहा। यह मकान कभी भी गिर सकता है, मगर प्रशासन फिर भी इससे आंखें फेरे बैठा है। इस वजह से चंडी प्रसाद नाराज हैं। मकान के चारों ओर जमीन भी धंस रही है। लाल क्रॉस का निशान लगाया गया, लेकिन इसे माइनर कैटेगरी में बता दिया गया।
इधर भर्तियों में गड़बड़ी और नकल को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले रही है। उधर जोशीमठ आपदा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद हो रही है। चाहे एईजेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही हम नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है, उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया था। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की नाराजगी को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर है। प्रदर्शन आप देख लीजिए, प्रदर्शन की तस्वीरें। अगर कुछ स्थानों से शिफ्ट ही करना पड़े तो वो उनको ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा जहां पर कहीं पर भी कोई खतरा नहीं है। उसके लिए भी जगहें ढूंढनी गई हैं और किस टाइप के मकान बन रहे हैं उसके नमूने भी बन गए हैं। बाकी कुछ तो दुखद घटनाएं होती हैं पहाड़ में हमारे साथ, हमको कष्ट, सबको कष्ट है, हमारी सरकार को कष्ट है, परंतु उसका मुकाबला कर रही है सरकार बहुत ताकत से और कहीं पर भी किसी को कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से मौसम का मिजाज बदला है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस सीजन की ये तीसरी बर्फबारी है। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी एक तरफ पहाड़ों में घूमने गए सैलानियों के लिए अच्छी खबर है तो वहीं स्थानीय किसानों की फसलों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि इन दिनों में सेब के लिए बर्फबारी बहुत अच्छी मानी जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बर्फबारी और उसके बाद की उत्तरकाशी से। और जोशीमठ में भी मौसम बदल गया है। बारिश और बर्फबारी की संभावना वहां भी है। मौसम खराब होने से प्रभावित हो सकते हैं राहत के काम। राहत शिविरों में रह रहे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, बहुत स्वाभाविक है। मौसम बदला है वहां पर, बर्फबारी हो रही है वहां पर और प्रभावित हो सकते हैं राहत और बचाव के काम। मौसम खराब होने की वजह से, बारिश और बर्फबारी की वजह से चुनौतीपूर्ण स्थितियां तमाम एजेंसियों के लिए जो वहां पर लगी हुई है। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है। अगले 48 घंटे के लिए बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका है मौसम विभाग को। विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित करेगा, जिसके चलते गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर जबकि कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसमें 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। अगली बड़ी अपडेट, चंपावत में रेल ट्रैक पर महिला का शव मिला है। जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना की जांच की जा रही है। चंपावत से खबर, रेल ट्रैक पर महिला का शव मिला है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और इधर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की। गुरुकुल दयानंद स्टेडियम में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन करवाया गया है। सांसद निशंक ने कहा, खेलो इंडिया में छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर निशंक ने कहा कि प्रदेश में जहां पर भी करप्शन हो रहा है, सरकार सख्त एक्शन ले रही है। अपराधी हमेशा अपराधी होता है। जो कोई भी क्यों अपराधी है वो अपराधी है और जो उस पर जो सजा आम आदमी को है वो सजा उसको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपराधी है। जो भी उस पर धाराएं लगनी आवश्यक है वो जरूर लगनी चाहिए और इसमें मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं पीछे नहीं हटते। इधर जोशीमठ में आपदा के बाद एक बार फिर से मांग उठ रही है कि सरकार को नीति में बदलाव करना चाहिए ताकि प्रभावित परिवारों को मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से मुआवजा मिल जाए।
इस पर सांसद अजय टम्टा का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार इसे रोकने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हर बार अलग अलग प्रकार के आपदा में भवनों से संबंधित, भूमि से संबंधित और भी जो कच्चे घर हैं उनसे संबंधित आपदाओं में प्रदेश सरकार को हमेशा विशेष रूप से भारत सरकार ने समय समय पर जब बड़ी आपदाएं आई हैं शिथिलता दी हैं, ऐसा नहीं है। और सरकार के माध्यम से अच्छे बजट का प्रोविज़न भी किया है, क्योंकि मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप देखते हैं तो धारचूला और बंशारी के अंदर जितने तटबंध बनाए गए उससे बहुत बड़ी ज़मीनों का रुकाव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर हरिद्वार के संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने साधु संतों से माफी नहीं मांगी तो नागा सन्यासी स्वामी प्रसाद को खुद ही ठीक कर देंगे। साधु संत क्षमाशील होते हैं, भारत के जो सज्जन लोग हैं वो क्षमाशील होते हैं, इसलिए आप आज भी यदि क्षमा मांगते हो तो आपको क्षमा किया जाएगा। नहीं तो आप कहते रहो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप रुदन करोगे, रोओगे, और जिस दिन हम लोगों का मनोभाव बिगड़ जाएगा, हम लोगों का मनोभाव बिगड़ जाएगा, उस दिन हमारे जो नागा सिपाही सन्यासी हैं वो आपको ठीक कर देंगे। और पौड़ी जिले के 15 ब्लॉक्स के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने 12 दिनों से कार्य बहिष्कार पर है। दरअसल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यात्मक एकीकरण के विरोध में है। पौड़ी में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का ये आंदोलन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के एकीकरण के खिलाफ है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। इनकी मांग है कि अगर सरकार एकीकरण चाहती है तो सभी विभागों का एकीकरण हो। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आम जनमानस परेशान हो रहा है, लेकिन सरकार कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम लोग आगे वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़े सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि पंचायतों को आप कमज़ोर कर रहे हैं, ये हम अपने होते हुए नहीं होने देंगे। इनके कार्य बहिष्कार की वजह से अब उन लोगों की मुश्किल बढ़ गई है जो जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए ब्लॉक आते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल समेत ऐसे कई जरूरी दस्तावेज हैं जो ब्लॉक में बनते हैं। आदेश को निरस्त करवाना चाह रहे हैं और मेरे 15 के 15 ब्लॉक के जितने भी लगभग 160 के आसपास कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पे हैं। इस कारण से गांव में अब परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं और इससे गांव में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मगर उन लोगों का क्या होगा जिनके जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं? जाहिर है अधिकारियों को कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अंकिता भंडारी की मां ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के माध्यम से पत्र भेजा और इस पत्र में अंकिता की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय इस केस की पैरवी वकील बदलकर अन्य किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से करवाने की मांग उठाई है। हमारी बिना सहमति से उन्होंने जितेंद्र रावत को नियुक्त कर दिया, तो इसमें मतलब हमारी सहमति नहीं है। हमने मतलब डीएम साहब से कहा कि अगर आप हमें वकील देना चाहते हैं तो हमारी मर्ज़ी से, हम अपनी मर्ज़ी से रखेंगे वकील जिस पर मतलब हमें भरोसा हो और मतलब विश्वास हो। और नार्को टेस्ट में भी जो ये पुलकित आर्य मतलब नार्को टेस्ट करेगा तो इसमें भी मतलब हमारा कोई अपना आदमी होना चाहिए और मतलब अपना एडवोकेट या अपना आदमी जिस पर हमें भरोसा हो। और केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को खोलने की खबरों को चार धाम महापंचायत ने इसका खंडन किया है। उत्तराखंड स्थित चार धामों के कपाट खुलने की तिथि अभी पूरी तरह से घोषित नहीं हुई है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि शिवरात्रि के दिन
पंचोपचार पूजा के बाद वैदिक पंचांग देख करके उखिया स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि तय की जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन तय हो गई है। 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। अनादिकालीन परंपरा के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। हालांकि अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे, लेकिन अभी समय तय नहीं है, इसका मुहूर्त निकाला जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।